तो बच्चों आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के डायनेमिक के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारा पीछे का वीडियो देखे होंगे तो हमने कंस्टेंट मोशन पढ़ा रखा है और इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन करा रखे हैं। तो अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जाएंगे तो उसमें बॉडी मोशन में होगी। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करने होंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ज़रूर वीडियो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इसी में न्यूमेरिकल करना है। पीछे के 2-3 वीडियो हैं, लेक्चर हैं, अच्छे से देखिएगा। कंस्टेंट मोशन आपको पढ़ाया गया है जिसका यूज इसमें आएगा। ठीक है, तो हम लोग वो सेक्शन करने जा रहे हैं इसमें बॉडी किस में, मोशन में। ठीक है ना, डायनेमिक रहेगी बॉडी। तो चलिए सवालों को शुरू किया जाए। स्टार्टिंग से बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पुली का। यहाँ पे हमारी पुली है, एक ब्लॉक है यहाँ पे 2 kg, यहाँ पर 5 kg। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन पता करना है हमें और एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है बच्चों, तो इसे पढ़ने से पहले हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बताया था कि किसी बॉडी पे जो फोर्स दिखाना है उस बॉडी को अलग करके हम उस पर नेट फोर्स दिखाते हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सब सिचुएशन में क्वेश्चन करने के लिए पहले आप ये मान लेंगे कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये खुद से एज्यूम करना होगा। ठीक है, सही या गलत कुछ भी मानिए, लेकिन ये एज्यूम करना होगा। ठीक है, उसके बाद खुद पे खुद क्वेश्चन होता रहेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये 5 kg है, 2 kg है, तो ये ब्लॉक दिख रहा है कि इसका मास ज़्यादा है, तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, तो जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो 5 kg का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, 5 kg ब्लॉक पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, कितना mg, तो g को मैं 10 ले रहा हूँ। ऊपर रस्सी है, रस्सी में फोर्स किधर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन हमारा इधर है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन बन सकता है, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। तो पहले इसका इक्वेशन बना लेते हैं। जिधर का फोर्स ज़्यादा है उधर पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आया 50 - t। ठीक है, 50 - t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 × a। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। इस वाले बॉडी को देखिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 2 kg यहाँ पर है, टेंशन ऊपर है, 20 फोर्स नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब टेंशन 20 से ज़्यादा है। तो यहाँ से हमको इक्वेशन क्या मिल गया, t - 20 इक्वल टू 2a। ठीक है, ध्यान से देखिए, t - 20 इक्वल टू 2a। मैं यूज़ क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कि नेट फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स दोनों इक्वेशन का लिख लिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करिए। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 = 7 है। तो a इक्वल टू कितना हो गया 30/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। क्वेश्चन पूछा टेंशन पता करिए, तो a की वैल्यू किसी में भी रख लें आप, मैं सेकंड इक्वेशन में रखता हूँ। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 + 2 × 30/7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 140 + 60/7, दैट इज 200/7 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स इस रस्सी पे लग रहा होगा। तो करना कुछ नहीं है, अगर आप शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे तो हमने कंस्टेंट मोशन पढ़ा है, उसके बाद FBD पढ़ा है। FBD में इतना तो आप सीख गए होंगे कि फोर्स कैसे दिखाना है, फोर्स कैसे दिखाना है। उसके बाद इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़े थे। तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता था हमारा 0। ठीक है, तो अगर वहाँ तक कर ले रहे हैं तो अब नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो जाएगा।
ठीक है, आइए दूसरे लेक्चर पे आते हैं, सॉरी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए ये हमारा एक ब्लॉक है, एक रस्सी लगी हुई है, यहाँ भी एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये 10 न्यूटन से इसको खींचा जा रहा है। ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 3 kg का और ये 5 kg, ठीक है। kg में मेंशन नहीं किया हूँ, 2 kg, 3 kg एंड 5 kg, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो इसके बीच 5 और 3 के बीच में जो रस्सी लगी है उसमें टेंशन कितना है, 3 और 2 के बीच में जो रस्सी लगी है उसमें कितना टेंशन है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, आराम से सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। 5 kg वाले ब्लॉक पे देखिए 50 नीचे लग रहा है, n ऊपर लग रहा है, और यहाँ पर एक रस्सी है तो टेंशन इधर लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन सारे बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। सारे के सारे ब्लॉक कैसे मूव करेंगे, ए एक्सेलरेशन से। तो ये हमारा है 5 kg का ब्लॉक, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, पहली कंडीशन है ये। दूसरी 3 kg के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, इसका वेट, यहाँ पर टेंशन T1 लगेगा, इधर T लगेगा, ठीक है ना। रस्सी अलग है तो टेंशन अलग होगा, ये रस्सी सेम थी तो टेंशन सेम था, और टेंशन हमेशा किधर लगता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तीसरी चीज़ क्या है, 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन से इधर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर टेंशन लग रहा है, यहाँ पे एक नया नॉर्मल, और फिर ये 20, ठीक है। अब देखिए इतने सारे फोर्स बना लिए, हमें फोर्स के किस कंपोनेंट को लिखना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, मोशन जिधर हो रहा है, ठीक है ना, अलोंग मोशन हमें नेट फोर्स लिखना है, ठीक है ना। नेट फोर्स क्या करना है, लिखना है। कॉमन सी बात है, बॉडी का मोशन इधर हो नहीं रहा है, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब इधर मोशन नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है वाई डायरेक्शन में। तो आप लिखेंगे भी तो n-50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0 होगा तो n बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमें वो कैलकुलेट नहीं करना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टेंशन पता करिए और एक्सेलरेशन। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी टेंशन और एक्सेलरेशन यूज करना हो तो हमें फोर्स किसके अलोंग लिखना चाहिए, उसके अलोंग जिधर बॉडी मूव कर रही है। तो देखिए यहाँ से इक्वेशन हमारा क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल में फोर्स क्या लग रहा है, केवल एक टेंशन T लग रहा है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इक्वल टू A, ठीक है। पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पर देखिए बॉडी का मोशन इधर है, यानी T1 ज़्यादा है, T कम है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 वाला फोर्स ज़्यादा है, T1 कम है, बराबर 2 इंटू, ठीक है। 3 इक्वेशन हो गए हमारे, 3 वेरिएबल है, सॉल्व कर लीजिए। T इक्वल टू 5 पे है, इसमें रख लेते हैं, T इक्वल टू 5 पे है, तो यहाँ से T1 हमें कितना मिल गया, 8A, T1 8A है, इसमें रख लीजिए, 10 माइनस 8A इक्वल टू 2A, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 इक्वल टू 10A, यानी एक्सेलरेशन हमें पता चल गया कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो लॉजिकली भी दिख रहा था कि अगर इस पूरे अलग अलग ब्लॉक के को ही एक सिस्टम मान लेते हैं तो ये टोटल मास कितना हो जाता है, 10 kg। 10 kg पे एक फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की, तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 10/10, ठीक है। तो हम वो शॉर्ट ट्रिक यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि बीच में हमें फिर टेंशन निकालना होगा, तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ही होगा, इसीलिए बेसिक से करते हैं। एक्सेलरेशन हमें मालूम चल गया, तो टेंशन T1 कितना होगा, T1 किस में है टेंशन, इसमें T माने थे, इसमें T1 था, तो T1 क्या आ गया, T1 की वैल्यू 8 आ गई, T की वैल्यू कितनी आ गई, 5 न्यूटन आ गई, ठीक है। तो बहुत सिंपल है आप, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो बिल्कुल टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, जब तक इसमें हम कंस्टेंट नहीं ला रहे हैं, ठीक है। कंस्टेंट भी लाएंगे तो टफ नहीं होगा, अगर आपको याद होगा तो अच्छे से,
ठीक है ना, क्योंकि दो बॉडी के बीच में रिलेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या होता है। चलिए आइए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा कुछ ब्लॉक, यहाँ पर एक पुली है, ठीक है, और यहाँ पर एक ब्लॉक है। ठीक है, 5 kg का ये ब्लॉक है, यहाँ पर 6 kg का ब्लॉक है, एंगल है 6 नहीं 10 kg ले लेते हैं, एंगल है 37 डिग्री। क्या पता करना है, सेम क्वेश्चन है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो अब अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम हम नहीं बना रहे, इसी में से आपको दिखा देते हैं। इस पे क्या लग रहा होगा 50, यहाँ पे क्या लग रहा होगा टेंशन T, रस्सी सेम है तो टेंशन T इधर लगेगा, mg किधर लग रहा होगा इधर, कितना 100, नॉर्मल एक लग रहा होगा इधर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसका मोशन इधर की तरफ है, एक्सेलरेशन इधर है, तो ये बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। यानी हमको मोशन के अलॉन्ग ही फोर्स को लिखना है, तो इसको ध्यान से देखिए। इस 100 का एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है ना, ये 37, तो ये भी एंगल कितना हो गया 37, यानी कितना हो गया 100 cos 37। 37 की वैल्यू 4/5 कितनी है 4/5, तो 100 इंटू 4/5 करेंगे तो क्या आएगा 100 इंटू 4/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 80 इधर आ गया। इधर एक फोर्स लगेगा, इसका कौन सा कंपोनेंट 100 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो अलोंग द मोशन हमें फोर्स लिखना है, तो लिख लेते हैं। हमने एक इधर कंसिडर किया है, इसका मतलब 50 न्यूटन ज़्यादा होगा, तो 50 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मोशन इधर की तरफ होगा, यानी टेंशन का फोर्स ज़्यादा है, तो टी माइनस 60 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं, इससे ये कट जाएगा, ऐड करने पे कितना हो गया -10 है इक्वल टू 15, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया -10/50, मतलब -2/3। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो एज्यूम किया है बॉडी उधर मूव नहीं कर रही है, बॉडी एक्चुअली में किधर मूव कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, ये वाला टेंशन नहीं, खुद का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, आप एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, वो आंसर खुद आपको बता देगा कि आप जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एज्यूम किया है वो सही है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको 2 kg एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ब्लॉक है उसको 4 kg मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करना। तो सॉल्व करते समय ध्यान दीजिए कि ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है। ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा क्या ये उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये इसका एक्सेलरेशन A1 मानते हैं तो इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा, A2 होगा, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे दोहरी रस्सी है हमारी, ये कुछ खींचेगा तो ये हल्का सा कुछ ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यही A1 और A2 का रिलेशन सीखने के लिए हमने कंस्टेंट पढ़ा था। ठीक है ना, तो बहुत सारे मेथड हमने कंस्टेंट में बताए हैं, उसमें एक मेथड था वर्चुअल पावर मेथड या फिर वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क मेथड के हिसाब से आप अगर आपको याद होगा तो अगर इसमें टेंशन T है, इसमें भी T होगा, इसमें भी T होगा, ये पुली हमारी मासलेस होती है, तो ऊपर 2T फोर्स लग रहा है तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए फोर्स होना चाहिए। ठीक है ना, पुली का मास ही जब नहीं है, पुली का मास नहीं है, तो पुली के लिए जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कुछ, इसको T1 मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे 2T माइनस T1
इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन कुछ भी हो, जब पुली का मास ही नहीं है तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, 2T के। तो यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2T। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो कंस्टेंट के मेथड से क्या था, T इंटू A1 माइनस साइन के साथ, टेंशन ऊपर लग रहा है, एक्सलेशन नीचे है, इसमें टेंशन और एक्सलेशन का डायरेक्शन सेम है, 2T इंटू A2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि A1 बराबर क्या जाता, 2A2। ठीक है ना, ये रिलेशन। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कंस्टेंट में पूरा टॉपिक पढ़ रखे हैं हमने। ठीक है, तो देखिए अगर ये A1 एक्सलेशन से नीचे आ रहा है तो ये कितने एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, इस रिलेशन से देख के बताइए। अगर A1 का एक्सलेशन A है तो A2 का एक्सलेशन कितना हो जाएगा, A/2। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, A/2। खैर इसको यहाँ पे लिखे रहिए। अब देखिए इक्वेशन लिखते हैं, नीचे 20 लग रहा है, तो पहला इक्वेशन क्या हो गया, 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 2 इंटू A1। इसमें 40 नीचे लग रहा है, 2T ऊपर लग रहा है, बॉडी किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो क्या हो गया ये, 2T माइनस 40 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन 4A2। ठीक है ना, वेरिएबल कितने, 1 2 3, इक्वेशन कितना 2, तीसरा इक्वेशन कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है हमें। A1 बराबर क्या है, 2A2। तो A1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2A2। 20 माइनस टी इक्वल टू 2A2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये, 4A2। 2T माइनस 4T इक्वल टू 4A2। ठीक है, सॉल्व करना है, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे में 1 से। तो ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस 2T इज इक्वल टू 8A2। ठीक है, 2T माइनस 40 इक्वल टू 4A2। ठीक है, सही है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ही 0 आ जाएगा हमारा। यानी जो हमने ये फिगर बनाया हुआ है इस सिस्टम के लिए, A2 क्या है, 0 है। इसके लिए क्या है, इस सिस्टम के लिए बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। हमने डेटा ही ऐसा ले रखा है। ठीक है, तो वो लॉजिकल सी बात थी। कैसे पता चल जाता आपको, अगर शुरू में ही देखते तो T को बैलेंस यहाँ पे कौन कर रहा है, 20, और 40 को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, 2T। तो 2T 40 को बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब T 20 को बैलेंस कर रहा है। 40 इक्वल टू 20 है, तो T 40 इक्वल टू 2T इक्वल टू 40 है, T इक्वल टू 20 आ जाएगा। यहाँ भी T इक्वल टू 20 है, मतलब बॉडी मोशन ही में नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो हमने डेटा ऐसा लिया है कि एक्सलेशन हमारा 0 आ गया। A2 0 है तो A1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A1 0 हो जाएगा तो टेंशन कितना हो जाएगा, तो इस टर्म में A1 0 रख लीजिए। तो यहीं से दिख रहा है जब एक्सेलेरेशन नहीं है तो ये इसको बैलेंस कर लेगा, T बराबर 20 आएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आइए इसको देखते हैं। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे स्ट्रिंग पुली है, यहाँ भी पुली है। ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉक है 3 kg का। क्वेश्चन है एक्सेलरेशन पता करिए और क्या बताइए, और क्या पता करें, टेंशन। ठीक है ना, तो देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ T, इसमें भी T, इसमें भी T, तो इसमें क्या हो जाएगा 2T। क्लियर है। अब A1 A2 करके नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे कंस्टेंट मालूम है। ठीक है, और कंस्टेंट मैंने पढ़ा रखा है। अब खुद सोचिए, अगर ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। A एक्सेलरेशन से अगर मान लेते हैं ये नीचे आ रहा है तो ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, कितने से, 2A से जाएगा।
ठीक है ना। अभी हमने वो रिलेशन प्रूव किया, A1 बराबर 2A2, ठीक है। या तो एक और तरीका है सिंपल सा, कि टेंशन यहाँ पे देखिए, टेंशन का जो प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, यहाँ पे टेंशन डबल है तो एक्सलेशन आधा हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली में वर्चुअल पावर मेथड ही से आता है, तो मैं ये याद करने की सलाह आपको नहीं दूंगा, कंस्टेंट याद रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इससे फोर्स कितना लग रहा है 30, ये हो गया 30 माइनस 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इधर किधर जा रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है 50, एंगल मान लेते हैं कितना है 37 डिग्री, तो ये 37 हो जाएगा। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 50 साइन 37, साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये कितना आ गया 10 यानी 30 आ गया, ठीक है। यानी इधर फोर्स कितना लग रहा है 30, ऊपर कितना लग रहा है T, तो T माइनस 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 2A, मतलब 10। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन जो आया यहाँ पे लिख देते हैं। पहला इक्वेशन है 30 माइनस 2T इज इक्वल टू 3A। सेकेंड जो इक्वेशन है 2T माइनस 60 इज इक्वल टू 20A, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -30 इक्वल टू 23, तो A इक्वल टू कितना हो गया -30/23। इसका मतलब कि बॉडी इधर नहीं आ रही है, बॉडी किधर जा रही है, बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी और ये इधर की तरफ आ रहा है। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन बताइए, तो इस ये हमारा आया है -30/23, मतलब इसका एक्सेलरेशन है। इसका एक्सेलरेशन कितना है 2A है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जिसका मास कितना है 5 kg कितना हो जाएगा 2A, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -60/23, ठीक है। चलिए ये एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 37 डिग्री, यहाँ पर 53 डिग्री, यहाँ ब्लॉक लिए हैं 10 kg, यहाँ पर ब्लॉक लिया गया 20 kg, ठीक है। ऐसे हमारी स्ट्रिंग है। तो क्वेश्चन है एक्सेलरेशन क्या होगा 20 kg और 10 kg ब्लॉक का, और टेंशन क्या होगा, ये सवाल हमसे पूछा गया, ठीक है। तो सिंपल सा अभी तक तो आप समझ गए होंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये कितना हो गया 20 का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। इस वाले कंपोनेंट को मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हमको मोशन के अलॉन्ग लेना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा इधर की तरफ। तो 20 साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5, 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, मतलब 12 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है। इस बॉडी के लिए फ्री बॉडी बनाएंगे तो टेंशन इधर लगेगा, 10 kg इधर लगेगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। इधर वाला कंपोनेंट कौन सा होगा 10 साइन 53, तो 10 साइन 53 कितना हो जाएगा 10 × 4/5, यानी 2 × 4 8 न्यूटन, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं, इसके अलॉन्ग मोशन लिख लेते हैं। 8 - T = 10 है, ठीक है। T - 12 = 20 है। सॉल्व करिए, इससे ये कट गया, -4 30 है, A = -4/30, -4/30 है। इसका मतलब मोशन जो हमने माना है उसके अपोजिट है, ये बॉडी इधर आ रही होगी और ये बॉडी इधर जा रही होगी। क्लियर है, आराम से देख लीजिए, ठीक है। कुछ समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये चीज़ हमारी क्या थी 20 साइन 37 डिग्री, और साइन 37 की वैल्यू 3/5, 5 4 जा 20, 4 3 जा 12। यहाँ पर 8 न्यूटन कैसे है 10 साइन 53 डिग्री,
53 मतलब 4/5 यानी 8 न्यूटन। ठीक है ना, इधर की तरफ 8 न्यूटन। सिंपल है। चलिए आइए। थर्टी के जी 2 के। ठीक है ना, हमको एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। टी इधर लग रहा होगा, 20 इधर लग रहा होगा, 30 है। बहुत ज़्यादा मास लीजिए, तो इसको क्या कर लेते हैं, 12 के जी कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे कितना लग रहा है, 120 न्यूटन। अच्छा देखिए, रस्सी ये तो पूरी एक है ना, यहाँ से ऐसे जो आ रही है, यानी इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा, इसमें भी टी होगा, सब में क्या है टी। इसमें टी है, इसमें टी है, तो इसमें कितना हो गया 2t, इसमें कितना हो गया 2t, इसमें भी कितना हो गया 2t। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। कोई एक डायरेक्शन आप ले लीजिए, ए इधर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या आप रिलेशन बता सकते हैं इसके और इसके में। अगर मैंने इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए माना है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट से सोचिए, सोचेंगे तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप ट्राई करिएगा। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a/2। ठीक है ना, उसको ए माना है तो इसका क्या हो जाएगा a/2, या फिर आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं ए मान के नहीं करता, जो नहीं पढ़ा हुआ कांस्टेंट वो सीख लेगा कम से कम, a1 और a2। ठीक है, ऐसे। तो इसको देखिए, पहले फ्री बॉडी बनाएंगे, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 इंटू a1। इसका देखते हैं, ये नीचे आ रहा तो ये ऊपर जा रहा होगा, 60 माइनस 120 इक्वल टू 12 इंटू a2। वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3, यानी इक्वेशन कितने होने चाहिए, 3। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आता है, कांस्टेंट से आता है। तो a1 और a2 में रिलेशन कहाँ से होगा, a1 और a2 में रिलेशन कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए वर्चुअल पावर मेथड लगाएंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स एक लग रहा है 60, और नीचे क्या लग रहा है, नीचे एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है a2। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं टेंशन कितना लग रहा है ऊपर t, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ a1। एंगल कितना है 180 डिग्री, यहाँ पर एंगल कितना है 0 डिग्री। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, उसी को एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस थीटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 60 है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2, तो कॉस क्या हो गया 0 डिग्री, प्लस इसे देखिए टेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ है। ठीक है, 180 डिग्री, और ये नेट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 60 a2 माइनस t इंटू a1 इज इक्वल टू हाउ मच 0। तो यहाँ से a1 बराबर कितना आ गया 6a2। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए एक बार, क्लियर है ना। इसके और इसके में रिलेशन कितना आ गया, a1 इक्वल टू 6a2। एक और तरीका मैं आपको क्या बताया था, कि टेंशन देख लीजिए 2t 2t 2t, यानी ये अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो ये कितने से आएगा 6 से। वही रिलेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, अगर मैं a1 इसका एक्सेलरेशन मान ले रहा हूँ, a1 को a मान ले रहा हूँ, तो a2 कितना हो जाएगा a/6, यानी ये कितने से ऊपर जाएगा a/6 से। इसका एक्सेलरेशन a नीचे तो इसका एक्सेलरेशन a/6 ऊपर। इसका एक्सेलरेशन ऊपर अगर a तो उसका 6 से, समझ में आया, आ गया होगा। चलिए
तो रिलेशन हमारा थर्ड आ गया है यहाँ से इक्वेशन a1 इक्वल टू 6a2। ठीक है, रख लेते हैं। रखने पे क्या आ जाएगा, 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a1, a1 6a2 यानी 12a2। 60 माइनस 120 इक्वल टू 12a2। ठीक है, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 माइनस 60 इक्वल टू 72a2। 60 माइनस 120 इक्वल टू 12a2। यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, a2 जीरो हो जाएगा भाई साहब। a2 जीरो है मतलब a1 भी जीरो है, यानी हमें दिखना चाहिए कि टेंशन दोनों जगह इक्वल होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे टेंशन किसके बराबर है, 20 के बराबर, और यहाँ पे टेंशन किसके बराबर है, 60 है, नीचे 120 है, यानी t इक्वल टू 20। तो जाहिर सी बात है ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती। ठीक है ना। अगर यहाँ पे 12 को छोड़ के और कोई डेटा होता, 20 रहता, तब ये बैलेंस नहीं हो पाता, तो उस समय एक्सप्रेशन कुछ आता। ठीक है ना। खैर हमें मतलब इससे नहीं, हमें कंसेप्ट से मतलब है। एक्सेलरेशन प्रोसेस तो पूरा यही होता, सॉल्व करने पे a1 a2 की कुछ वैल्यू आती, वो वैल्यू आती है, पुट कर देते तो टेंशन आ जाता। ठीक है, तो आप आराम से अब क्वेश्चन कर सकते हैं किसके, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। ठीक है, चलिए आइए एक नई चीज़ सीखते हैं। ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन और भी करेंगे जब लेक्चर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो एस सी वर्मा की बुक से और सारे क्वेश्चन या फिर डी सी पांडे की बुक से किया जाएगा। उससे पहले आइए एक कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं स्यूडो फोर्स के बारे में। ये स्यूडो फोर्स क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज स्यूडो फोर्स, व्हाई इट कम इन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ज़रूरत क्या पड़ी, तो आइए उसको सीखते हैं। पहले एग्जाम्पल से सीखते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं ये कोई फ्रेम है, ठीक है ना, या फिर लिफ्ट है, ये लिफ्ट मान लेते हैं। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर चल रही है, कितने से, ए से ऊपर चल रही है, और इसमें कोई पर्सन है जो खड़ा है, ठीक है ना, जिसका मास क्या है, m है। और मान लीजिए मैं हूँ या फिर आप हैं जो बाहर से देख रहे हैं। ठीक है, और कोई आपका मित्र ही है जो इसके साथ ही यहाँ पर है। इन दोनों को क्या आती है, फिजिक्स आती है, अच्छे से फिजिक्स आती है। ठीक है, उसी मॉल में घूमते हुए कभी इन सब के सर आ गए। ठीक है, ये सर ने पूछा भैया क्या देख रहे हो, तो ये बता रहा है कि हाँ एक लिफ्ट में मेरे दोस्त ऊपर जा रहे हैं, उन्हीं को देख रहा। तो सर का काम क्या होगा, वो तो कहीं भी क्वेश्चन ही पूछने लगेंगे। तो सर ने पूछा अच्छा तुम बताओ, उस पे एलिवेटर पे जो वो खड़ा है, मतलब लिफ्ट पे जो है वो, तो वो ग्राउंड से जो उस पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल, वो कितना लग रहा है। तो ये तो अच्छा बच्चा था, तेज बच्चा था, कहा कि सर इसमें क्या है, आइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल लगा, यहाँ पे mg लगा, और a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो इसने बताया n माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। n बराबर क्या आ गया, mg प्लस है। ठीक है, ये आंसर किसका था, इस बच्चे का था, ध्यान रखिएगा। ये आंसर किसने बताया, इस बच्चे ने बताया, इस बच्चे ने। ठीक है ना, ये पहला बच्चा। ये जो छोटू सा बच्चा है यहाँ पे, उसको भी फिजिक्स आती है, देखने में छोटन है ये नॉलेज बहुत ज़्यादा है। फिर सर ने फ़ोन किया इससे, भैया तुम अंदर हो, देखो तुम्हारे बड़े भैया बता रहे हैं कि इतना फोर्स आ रहा है, तुम बताओ तो तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा मित्र खड़ा है उस पर नॉर्मल कितना लग रहा है। कहा कि सर उसमें क्या है, कहा कि फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। वो उसने भी n ऊपर बताया, नीचे mg बताया, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये लड़का हमेशा रेस्ट में है, लिफ्ट के अंदर है, तो इसे क्या मालूम कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन इस बच्चे के लिए क्या है, 0 है। तो इसने कहा कि सर n माइनस एम जी एक्सेलरेशन है नहीं, यानी n इक्वल टू mg। ठीक है, और एक ये आया,
अब यहीं से कंसेप्ट हमारा चालू होता है। कंसेप्ट क्या चालू हो रहा है कि दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन में दो अलग अलग आंसर कैसे आ गए, और दो अलग अलग आंसर आ गया तो न्यूटन लॉ वैलिड कहाँ रहा। ठीक है ना, न्यूटन लॉ तो लॉ है, उसको तो वैलिड होना चाहिए हर जगह। हम स्वतंत्र हैं अपना रेफरेंस चूज करने के लिए, कि हम बाहर से देखें, अंदर से देखें, कहीं से भी देखें, न्यूटन का नियम काम करना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन न्यूटन का नियम कहाँ काम नहीं कर रहा है, ऐसे फ्रेम में काम नहीं कर रहा जो खुद मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो मूव करना बेटर वर्ड नहीं है, कहना चाहिए कि ऐसे फ्रेम में काम नहीं कर रहा है जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है ना, मूव का मतलब तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकता है। तब यहाँ से एक दिक्कत हमारे लिए क्या आई कि हमें जाके पता चला कि अच्छा, तो न्यूटन का नियम काम कहाँ नहीं करता है, ऐसे फ्रेम में काम नहीं करता है जो एक्सेलरेट कर रहा है। तब जाके वहाँ पे फ्रेम की डेफिनीशन बनी कि फ्रेम कितने तरह के होते हैं, दो। कौन से फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम किस फ्रेम को कहते हैं, जो कि रेस्ट में हो, मतलब साफ साफ शब्दों में एक्सेलरेशन क्या हो उसका, जीरो। ठीक है ना, ऐसा फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटिंग हो, नॉन एक्सेलरेटिंग। ठीक है ना, आइदर वो फ्रेम रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसा फ्रेम है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। ठीक है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, और एक्सेलरेशन जिसमें जीरो नहीं है, जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल हो। इस फ्रेम में अभी हमने देखा है कि न्यूटन का नियम काम नहीं करता है, न्यूटन लॉ नॉट वैलिड। इसीलिए आपको याद होगा कि सबसे पहले लेक्चर में जब स्टार्ट में मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक है ना, ये लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अगर आप फ्रेम मान लेते हैं कि सारे फ्रेम ही इनर्शियल हैं तब ठीक है, न्यूटन का सारा नियम हर जगह वैलिड है। लेकिन सारे फ्रेम क्या इनर्शियल हैं, नहीं। ठीक है ना, इसीलिए न्यूटन लॉ यूनिवर्सल लॉ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करें भैया, इनर्शियल फ्रेम में तो कुछ और आंसर आ रहा है, नॉन इनर्शियल में कुछ और आ रहा है। ये पता चल गया कि नॉन इनर्शियल में न्यूटन का नियम काम नहीं कर रहा है। कौन सा फ्रेम इसमें नॉन इनर्शियल है, ये बच्चा देखिए कहाँ से देख रहा है, ग्राउंड से देख रहा है। जहाँ से देख रहा है क्या वो मूव कर रहा है फ्रेम, नहीं। मतलब इस बच्चे का आंसर इनर्शियल फ्रेम से दिया जा रहा है, और न्यूटन का नियम इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। मतलब इस बच्चे का आंसर सही, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये बच्चा देखिए किस में है, नॉन एक्सेलरेटिंग। ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में ये बच्चा किस में है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। तो यहाँ से जो आंसर वो बताएगा वो आंसर क्या होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि उस फ्रेम में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भैया अब मुझे सवाल करना है, कोई मुझसे पूछ दिया कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, तो मैं कहाँ से ढूंढने लगूँ वो फ्रेम जहाँ पे इनर्शियल में रहूँ मैं। हो सकता है कि उस समय मैं खुद ही एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूँ, अब मुझे कैलकुलेट करना हो। तो इसलिए एक कंसेप्ट लाया गया स्यूडो फोर्स का। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लाया गया जिससे ये दिक्कतें क्या हो जाएंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। स्यूडो फोर्स का लाने का बस इतना ही मोटिव था। इसका मतलब क्या होगा, स्यूडो फोर्स एज सच कोई फोर्स नहीं है। स्यूडो फोर्स कैसा फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब ऐसा कोई फोर्स होता नहीं। हाँ, लेकिन इसको लगाने से न्यूटन का नियम ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना होगा कि स्यूडो फोर्स हम किस में हमेशा लगाएंगे, किस में लगाएंगे, किस में लगाएंगे, जल्दी बताइए। अब तो आप जान गए होंगे किस में लगाएंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, अच्छा फोर्स है ये, तो फोर्स लग रहा होगा, उसका कुछ डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है ना, जिधर एक्सेलरेशन होगा फ्रेम के उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा।
कितना लगेगा, तीसरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना लगेगा। तो जिस बॉडी पे आप मास निकाल रहे हैं उस बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम का। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। तो पूरी कहानी क्या थी, हमने एक ऐसा इलस्ट्रेशन लिया जिसमें एक बच्चा लिफ्ट में चल रहा था जो एक्सेलरेट कर रही थी, एक बच्चा ग्राउंड पे था। दोनों बच्चे से पूछा गया कि बताइए नॉर्मल कितना लग रहा है उसमें जो इंसान खड़ा है। तो जो इनर्शियल फ्रेम में था, जो ग्राउंड पे था, उसने कहा कि सर n=mg+a लग रहा है। लिफ्ट वाला बच्चा क्या बताया, n=mg लग रहा है। ठीक है, दो अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं, दोनों ने सेम न्यूटन का लॉ लगाया। वहाँ से जाके हमें पता चला कि अच्छा नहीं, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम है जो एक्सेलरेटिंग नहीं है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब कि या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, और या तो स्थिर होगा। तो उस फ्रेम से सॉल्व करने पे आंसर सही आता है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम से सॉल्व करने पे आंसर गलत आएगा। तो न्यूटन का नियम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो उस फ्रेम को क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम चाहते हैं कि उस फ्रेम से भी सॉल्व करें तो हमारा आंसर आए, इसलिए किसका कंसेप्ट लाएंगे, स्यूडो फोर्स का। तो स्यूडो फोर्स अप्लाई ही कब होगा, जब हम खुद अपने आप को एज्यूम करेंगे कि हम किस में हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है ना। अब सवाल ये भी हो सकता है बहुत बच्चों का कि सर हम क्यों एज्यूम करें, हम इनर्शियल फ्रेम से ही सॉल्व करें। तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे जहाँ पे आपको खुद को एज्यूम करना पड़ेगा उस फ्रेम में, खासतौर से कि रोटेशन में। बिल्कुल जैसे ये चौक है, इस चौक को मैं अगर ऊपर फेंक दूँ अभी तो क्या होगा, ये चौक ऐसे ऐसे घूमेगा भी और चलेगा भी, दोनों हो रहा है, दो तरह के मोशन हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे भी जा रहा है, सीधे सीधे भी जा रहा है। मतलब इसे सेंटर का पॉइंट बस ट्रांसलेट कर रहा है और चौक ऐसे मूव कर रहा है। किसी समय पे किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में पूछ लिए तो कैसे आप बताओगे, बहुत ऑब्जर्वेशन कठिन हो जाएगा ना इसका, ये मोशन कैसा है ये एक्चुअली आप बता ही नहीं सकते। क्लियर है, साइक्लॉइड टाइप का मोशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पे बैठा देता, इसके सेंटर पे बैठा देता, कहता कि आप यहीं पर हो और फिर इसको फेंकता, तो ये कहीं भी जाता, आपके लिए ये बस पार्टिकल ऐसे घूम रहा था, यानी सर्कुलर मोशन कर रहा था। आप किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी पॉइंट के लोकेशन को बता सकते थे। इसीलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में रह के भी क्वेश्चन सॉल्व करने आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए इस पर एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ध्यान से सब कुछ याद रखिए। आइए उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, ये एलिवेटर था हमारा, इसमें ये बच्चा था। ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, नॉर्मल निकालना है, लेकिन कहाँ से, हम जब न इस फ्रेम में हैं तब। तो इस फ्रेम में है तब हमको क्या करना होगा, तो ध्यान में रखना होगा कि हाँ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब एक्सेलरेटिंग फ्रेम में है। मतलब सर बोले हैं स्यूडो फोर्स लगाना है। स्यूडो फोर्स किधर लगाना है, जिधर फ्रेम में एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले जो हमें मालूम है वो तो हम कर ही लेंगे। नॉर्मल ऊपर लगा देंगे, mg लगा देंगे, अब एक स्यूडो फोर्स लगा दें। स्यूडो फोर्स क्या होगा, मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम क्या है, a है, मास किसका लेना है, इसका, यानी स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू एक्सेलरेटिंग फ्रेम, मतलब इधर की तरफ m है। ठीक है, अब इस बच्चे से पूछा गया तुम बताओ भैया आंसर, तो क्या कहेगा, सर नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ma नीचे लग रहा है और mg भी नीचे लग रहा है। ठीक है ना, लेकिन अभी भी इस बच्चे के लिए नेट एक्सेलरेशन क्या है, 0 ही है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ही क्या कर देगा, 0। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, तो एक्चुअली में जो इनर्शियल फ्रेम से इधर मास इंटू एक्सेलरेशन था उसी को इधर ट्रांसफर कर दिया गया और उसका नाम क्या दे दिया गया, स्यूडो फोर्स। ठीक है, यही कंसेप्ट यूज किया गया इस बच्चे के लिए। तो अभी भी ये इंसान रेस्ट में है ना, तो ये टर्म तो इधर 0 हो गया। खैर इसको सॉल्व करेंगे, अब n बराबर कितना आ जाएगा, mg+a। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व करने पे हमारा आंसर सही आ रहा है।
अब इनर्शियल फ्रेम से करें या नॉन इनर्शियल फ्रेम से करें, आंसर हमारा सही आ जाएगा। जब आपको बस इतना याद रखना है कि स्यूडो फोर्स का अप्लाई करना है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्यूडो फोर्स पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एस सी वर्मा में, DC पांडे में, और भी बहुत सारी बुकें हैं। अनुराग मिश्रा की बुक है आईरोडो में, तो अल्टीमेट क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, एक ही बार बहुत इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि नहीं सबसे टफ क्वेश्चन उठा ले। सीखने की कोशिश करनी है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन से सीखिए, सीख लेंगे तो आपका इंटरेस्ट ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएगा, ठीक है। कोई टीचर किसी को बहुत तेज़ नहीं करता है। एक अच्छे टीचर का काम यही है कि बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट करे, रेस्ट ऑफ द थिंग बच्चा खुद करता है। चलिए मान लेते हैं ये भी कोई फ्रेम है, इसमें कोई पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम है, और ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। हमें टेंशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, मैं जब भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट हो तो मैं खुद को किस में जूम कर लूँगा, उसी फ्रेम के अंदर। तो मुझे क्या पता चलेगा कि सर टेंशन ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और इस पर एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, इसीलिए ऐसा हो जा रहा होगा, इधर की तरफ आ जा रहा होगा। और स्यूडो फोर्स हमेशा किधर लगता है, अपोजिट टू व्हाट, अपोजिट टू मोशन ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये थीटा बताइए, ठीक है ना, ये थीटा बताइए। ये ए तो फिक्स है, ये ए फिक्स है, मतलब इधर एक फोर्स कांस्टेंट फिक्स लग रहा है, इसका मतलब ये कांस्टेंट फोर्स की वजह से ये कांस्टेंट एक टिल्ट होगा। तो ये पूछ रहा है कि ये एंगल थीटा कितना होगा कि सो डैट दिस सिस्टम रिमेन इन इक्विलिब्रियम। यानी हमारा क्वेश्चन ये है ऐसे, ये थीटा बताइए कि क्या हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो इक्विलिब्रियम में तो कोई टेंशन की बात है नहीं, यहाँ पे टी लगेगा, यहाँ पे mg लगेगा, और एक स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्विलिब्रियम में है, तो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम के तो बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। क्या होगा, फोर्स का x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 0। तो इस फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट क्या है, इधर जो फोर्स का कंपोनेंट आएगा t cos थीटा, सॉरी t sin थीटा, और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, t cos थीटा। तो t sin थीटा किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन। t cos थीटा किसके बराबर है, mg के। हमें थीटा पता करना है, डिवाइड कर देते हैं, tan थीटा इक्वल टू a/g। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी स्यूडो फोर्स के बारे में। कल बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग स्यूडो फोर्स पे करेंगे, और कल इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन नेक्स्ट लेक्चर में 90% ख़त्म ही रहेगा, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं, न्यूमेरिकल कर लिए हैं। स्यूडो फोर्स एक बचा था, तो उसका हल्का सा झलक आज देखें हैं, ठीक है। कल स्यूडो फोर्स पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, कुछ कंस्टेंट से रिलेटेड करेंगे। मेरे पास सीट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी कोचिंग क्लासेस चलती हैं कोटा में, तो उनसे देख के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।